जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस सीरीज़ में, जिसमें लोग विजन आईएएस की पीटी 365 कर रहे हैं, जो कि पर्यावरण का है। यह हमारा 12वां वीडियो लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के 11 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाइए, चेक कीजिए और अपना पढ़ाई को और मजबूत कीजिए। पिछले 12 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पर्यावरण से रिलेटेड कई करंट अफेयर देखे जो पिछले 1 साल में न्यूज़ में थे। अभी हमारा करंट अफेयर का टॉपिक चल रहा है, जो वह है रिपोर्ट एवं सूचकांक। मतलब रिपोर्ट और सूचकांक अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके आगे फिर भूगोल रहेगा, फिर आपदा प्रबंधन, और इसी तरह से यह कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारा 12 वीडियो लेक्चर है। उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हमें प्रोत्साहन मिलता है और हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें हमारे वीडियो को, इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छा वीडियो आपके लिए बना सकें। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ तक कल हम लोगों ने समाप्त किया था। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया, रिपोर्ट देख रहे थे हम लोग, जिसमें आज हम लोग देखेंगे वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। मगर इससे शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा और हमारी यह पहल आपको कितनी लाभ पहुँचा रही है। इस चीज़ को आप जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। अब ये जारीकर्ता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ये कौन सा रिपोर्ट है? वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। यह रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा कार्यबल की एक व्यापक सूची प्रदान करती है। मुख्य निष्कर्ष क्या है? तो ऊर्जा क्षेत्र ने 2019 में 65 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया था। यह वैश्विक रोजगार के लगभग 2% के बराबर है। स्वच्छ ऊर्जा कुल ऊर्जा श्रमिकों के 50% से अधिक को रोजगार प्रदान करती है। ऐसी ऑनलाइन आने वाली नई परियोजनाओं में पर्याप्त वृद्धि के कारण हुए हैं। अधिक से अधिक ऊर्जा रोजगार एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। नई परियोजनाओं का निर्माण उनके घटकों के विनिर्माण सहित ऊर्जा रोजगार का सबसे बड़ा चालक है। अगला रिपोर्ट है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। जारीकर्ता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। यह वार्षिक रिपोर्ट है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर एक नज़र। कौन कौन सा देख लेते हैं। तो रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के कारण दुनिया प्रथम वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रही है। इस दशक में भारत में ऊर्जा की मांग में विश्व की सर्वाधिक वृद्धि देखने जाने की संभावना है। भारत में ऊर्जा मांग प्रति वर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यह रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला उत्पादन निरपेक्ष रूप से में विस्तार को जारी रखा है। यह 2030 तक के आसपास अपने चरम पर होगा। अगला है ग्लोबल विंड रिपोर्ट। जारीकर्ता कौन है? तो ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। इस रिपोर्ट में 23 से आपस में जुड़ रहे विश्व के पवन ऊर्जा की क्षमता को बढ़ाने के समक्ष आ रही सभी चुनौतियों का परीक्षण किया गया है। इन चुनौतियों में आपूर्ति श्रृंखला संबंधी भू राजनीति, सामाजिक प्रभाव, दुष्प्रचार, साइबर सुरक्षा और क्रिप्टोकरेंसी आदि शामिल है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल पवन ऊर्जा उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। अगला रिपोर्ट है आंकड़ों में भारत के पर्यावरण की स्थिति, SOE 2022। जारी करता है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। प्रमुख निष्कर्ष है भारत ने 2022 में 12 राज्यों में 280 हीट वेव वाले दिन दर्ज किए गए हैं, जो कि एक दशक में सर्वाधिक है। सभी हिमालय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर असामान्य रूप से गर्म रहे हैं। अप्रैल उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के लिए सबसे गर्म माह रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और हरियाणा के हीटवेव की 54% घटनाएं दर्ज की गई है। अगला रिपोर्ट है एनविस्टेट्स इंडिया 2022। जारीकर्ता कौन है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। एनविस्टेट्स के माध्यम से एक ही प्रकाशन में एक बड़ी संख्या में आंकड़ों को एक साथ प्रदर्शित किया गया है। साथ ही इसके कई सार्वजनिक संस्थाओं के प्रकाशनों एवं रिपोर्टों के आधार पर संकलित किया गया है। पर्यावरण सांख्यिकी का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी ज्ञान में सुधार हेतु सांख्यिकी आंकड़े उपलब्ध कराना है। यह निम्नलिखित के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन कौन सा है? यह साक्ष्य आधारित नीति और निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करती है। यह आम जनता और विशिष्ट
उपयोगकर्ता समूहों के लिए भी जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करती है। इनविसैट्स में डेटा को पर्यावरण सांख्यिकी के विकास के लिए फ्रेमवर्क FDES 2013 के अलग अलग खंडों के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पर्यावरण सांख्यिकी के विकास के लिए फ्रेमवर्क, तो यह 6 खंड कौन कौन से देख लेते हैं। तो पर्यावरण, संसाधन और उनके उपयोग, दूसरा है उपभोग और उत्पादन के अवशिष्ट, तीसरा चरम घटनाएं और आपदाएं, चौथा हो जाएगा मानव बस्तियां और पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पाँचवा हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और विनियमन, छठा हो जाएगा पर्यावरणीय दशाएं और गुणवत्ता। फिर FEDS 2013 एक बहुउद्देशीय वैचारिक और सांख्यिकी फ्रेमवर्क है जिसकी प्रकृति व्यापक तथा एकीकृत है। FDES निम्नलिखित वैचारिक नींव पर आधारित है। इसके तहत लोगों एवं उनकी जनसांख्यिकी, सामाजिक और आर्थिक गतिविधि इत्यादि घटकों को पर्यावरण का अभिन्न अंग माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि उपयुक्त घटक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया भी करते हैं। तो इसी के साथ यह टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। अगला टॉपिक है भूगोल, ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ घटनाक्रम पिछले 1 साल के दौरान करंट अफेयर में रहे उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहला है समुद्र तल का प्रकार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब सी फ्लोर जो स्प्रेड कर रहा है उसके बारे में। तो सुर्खियों में क्यों रहा, तो एक अध्ययन के अनुसार विश्व स्तर पर समुद्र तल का प्रसार 35% तक धीमा हो गया है। अन्य संबंधित तथ्य देखते क्या है, तो अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष, सभी कटकों में एक समान गति से प्रसारण नहीं हुआ है। कुछ ही प्रसारण गति स्प्रेडिंग स्पीड अधिक तो कुछ की मंद थी। पूर्वी प्रशांत क्षेत्र के कटकों का प्रसारण 100 मिलीमीटर प्रति वर्ष की गति के साथ मंद था। इससे सागर तल प्रसरण के वैश्विक औसत में कमी आई है। इस मंद विस्तार के लिए रिपोर्ट में 2 कारकों की पहचान की गई। पहला, ऊपर उठते पर्वत ग्रोइंग माउंटेन्स, और दूसरा मेंटल से होने वाले संवहन कन्वेक्शन में परिवर्तन। मेंटल से होने वाले संवहन के तहत पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा का परिवहन पृथ्वी की सतह की ओर होता है। समुद्र तल के विस्तार के बारे में, तो यहाँ पर देखते हैं विस्तार के बारे में क्या दिया हुआ है। यह एक भौगोलिक प्रक्रिया है। इससे पृथ्वी की सबसे बाहरी परत अर्थात भूपर्पट्टी का निर्माण होता है। 2 विवर्तनिकी प्लेटों के प्रसार विपरीत दिशा में गति के कारण रिक्त स्थान का निर्माण होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा निकलकर इसके रिक्त स्थान को भर देता है। यह मैग्मा ठंडा होकर एक नवीन महासागरीय प्रपट्टी का निर्माण करता है। यह गतिविधियाँ मध्य महासागरीय कटक के समीप घटित होती है। कटक समुद्र तल के ऊपर की ओर उठने वाली बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं होती है। यहाँ पे देखिए पूरा डायग्राम दिया हुआ है समुद्र तल विस्तार का। यहाँ पे देखिए बीच में दिख रहा होगा स्थल मंडल, महासागरीय पटल, जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है। फिर यहाँ पे दुर्बल मंडल, तापस्थल, फिर इधर देखिए अगर आप लोग बाएं तरफ देखिएगा तो स्तरित ज्वालामुखी वहाँ पे दिखाएगा, ज्वालामुखी निकलती हुई जिसे अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं, या एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, चढ़ता है। फिर महासागरीय विस्तारित कटक में देखिए आप लोग अपसारित प्लेट सीमा दिख रहा होगा, रूपांतरित प्लेट सीमा दिख रहा होगा। फिर दाएं तरफ आइएगा तो सबडक्शन प्लेट दिखेगा। फिर महासागरीय पटल जो कि एक दूसरे से अलग होते हुए दिखेंगे। तो महाद्वीपीय रिफ्ट क्षेत्र, तरुण प्लेट सीमा दिखेगी। ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये सारे जो भी कटक घटक बन रहे हैं उन सभी चीज़ों को। अगला है वर्ष 2050 के बाद छठी बार ला नीना की स्थिति तीसरे वर्ष भी बनी हुई है। ला नीना कंडीशन इंटर्स 3rd ईयर 6th टाइम सिंस 1950। भारत मौसम विज्ञान IMD के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 से भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में ला नीना की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार यह स्थिति तीसरे वर्ष भी जारी है। अन्य संबंधित तथ्य यहाँ पे देखते हैं क्या है, तो पिछले 24 महीनों से अर्थात सितंबर 2020 से यह स्थिति लगातार बनी हुई है। अगले 6 महीने तक इसके ऐसे ही बने रहने की संभावना है। यही कारण है कि ट्रिपल डिप ला नीना के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ला नीना के बारे में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कुछ। तो ला नीना मौसम से जुड़ी परिघटना है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। इसे लिटिल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है। यह परिघटना तब प्रकट होती है जब पूर्वी भूमध्य प्रशांत महासागर EEP में समुद्री सतह का तापमान SST सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। इसकी वजह से EEP यानी दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तट पर एक मजबूत उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है।
यह अल नीनो के विपरीत स्थिति है। अल नीनो को लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड के रूप में भी जाना जाता है। ईईपी में असामान्य रूप से समुद्री सतह का गर्म तापमान इसकी विशेषता है। यह मानसून को कमज़ोर करने के लिए जाना जाता है। ला नीना और अल नीनो एक साथ अल नीनो दक्षिणी दोलन ENSO के क्रमशः ठंडे और गर्म चरण हैं। इसके कारण पूर्वी और मध्य प्रशांत महासागर में जल का तापमान बदलता रहता है। आमतौर पर अल नीनो और ला नीना प्रत्येक 4 से 5 वर्ष में घटित होता है। ला नीना की तुलना में अल नीनो की आवृत्ति अधिक है। ला नीना के प्रभाव, इसकी वजह से भारत में अधिक मानसूनी वर्षा होती है। अटलांटिक महासागर और बंगाल की खाड़ी में लगातार तथा तीव्र हरिकेन और चक्रवात आते हैं। पेरू और इक्वाडोर में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है। पश्चिमी प्रशांत, हिंद महासागर और सोमालियाई तट से दूर के क्षेत्र में उच्च तापमान देखा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत में हीट वेव की हालिया घटनाओं का पीछे ला नीना उत्तरदायी है। कमज़ोर ला नीना के कारण तापमान अंतर कम हो जाता है, इसलिए भारत में आने वाले पश्चिमी विक्षोभ का कमज़ोर पड़ गया। इस कारण भारत में शायद ही वर्षा करने वाले गर्म पछुआ पवने का आगमन हुआ। यहाँ पे देखिए अल नीनो और ला नीना के बीच का अंतर दिखा रहा है। तो अल नीनो में जो भूमध्य रेखा यहाँ पे है और प्रशांत महासागर है, तो यहाँ पे देखिए हवा नीचे बैठ रही है, शुष्क नीचे उतरी हवा, फिर औसत से अधिक गर्म और औसत से अधिक ठंडा। तो यहाँ पे देखिए औसत से अधिक गर्म समुद्र आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ला नीनो में, और अल नीनो में औसत से अधिक ज़्यादा ठंडा प्रदेश आपको ज़्यादा दिख रहा होगा समुद्र के ऊपर। तो यही दोनों में अंतर है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक, काराकोरम विसंगति, काराकोरम एनोमली। सुर्खियों में क्यों रहा? तो वैज्ञानिकों ने काराकोरम विसंगति के मुद्दे का समाधान कर लिया है। काराकोरम विसंगति के बारे में तो यह क्या है देखते हैं। तो काराकोरम विसंगति मध्य काराकोरम में हिमनादों में स्थित रहने या उनमें असामान्य वृद्धि की स्थिति है। यह हिमालय की नज़दीकी पर्वत श्रृंखलाओं और विश्व के अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में हिमनादों के पीछे घटने की परिघटना के विपरीत है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन प्रकाशित किया है। इसमें काराकोरम रेंज में हिमनादों के वैश्विक तापमान के कारण नहीं पिघलने के कारणों की व्याख्या करने के लिए नए सिद्धांत की पुष्टि की गई है। पिछले अध्यायों में इस विसंगति के बारे में और बने रहने के लिए तापमान की भूमिका को रेखांकित किया गया था। पहली बार इस विसंगति के लिए वर्षा को कमज़ोर माना गया है। काराकोरम विसंगति के कारण, तो कारण क्या होगा यह देखने से पहले मैप देख लेते हैं एक बार। हिमालयन रेंज दिया हुआ है, काराकोरम सबसे ऊपर, फिर इंडस, फिर ग्रेट हिमालयन रेंज। यहाँ पे देखिए काराकोरम दिया हुआ है, फिर वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय और ईस्टर्न हिमालय। यहाँ पे गंगा नदी और इंडस नदी दिखाया गया, ब्रह्मपुत्रा नदी भी दिखाया गया और भाखड़ा डैम दिखाया गया। आप लोग इसे मैप पे ज़रूर देखेंगे। तो आइए काराकोरम विसंगति के कारण देखते हैं कौन कौन से। तो पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का फिर से सक्रिय होना इस विसंगति को पैदा करने और बनाए रखने में सहायक रहा है। हाल के दशकों में काराकोरम के मुख्य हिमनदीय क्षेत्र पर हिमपात को बढ़ाने में पश्चिमी विक्षोभ का योगदान में लगभग 27% का वृद्धि हुई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से भिन्न स्रोतों से प्राप्त वर्षा में लगभग 17% की कमी आई है। काराकोरम हिमालय पर पश्चिमी विक्षोभ से जुड़ी शीतलन वर्षा इस विसंगति के बनने के प्रमुख कारणों में से एक है। हिंदकुश हिमालय HKH क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक वैश्विक संपदा है। यह 8 देशों में 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान, भारत, चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश होते हुए पूर्व में म्यांमार तक विस्तृत है। तो यहीं पे जो रवि पोर्शन समाप्त होता है। अगला पोर्शन है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें पहला न्यूज है जोशीमठ भू धंसाव की घटना, जोशीमठ लैंड सबसाइडेंस। उत्तराखंड में जोशीमठ का महत्व पहले देख लेते हैं। पहले मैप पे देखिए जोशीमठ कहाँ है। वहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ
देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा सब दिख रहा होगा। आइए पहले देख लेते हैं जोशीमठ का महत्व क्या है। तो बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और अंतर्राष्ट्रीय स्काइंग गंतव्य औली जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है। यह आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुख मठों में से एक स्थित है। यह अन्य 3 द्वारकापुरी और श्रृंगेरी में है। भारत सशस्त्र बलों के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है और यह सेना की सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक स्थित है। तो यहाँ पर देखते हैं सुर्खियों में यह क्यों रहा। तो जोशीमठ को भूस्खलन और भूधसाव प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। भूधसाव के बारे में, पृथ्वी की उपसतह से भू सामग्रियों को हटाने या उनके विस्थापन के कारण पृथ्वी की सतह पर का क्रमिक रूप से धंसना या अचानक धसाव को भूधसाव कहते हैं। भूधसाव बनाम भूस्खलन मतलब दोनों में अंतर क्या है। तो भूधसाव धरातल के धीरे धीरे घिसकने को संदर्भित करता है, जबकि मृदा और चट्टान के अचानक एवं तेजी से नीचे की ओर गति को भूस्खलन कहते हैं। यहाँ पर देखिए अंतर मैप से समझाया हुआ है। भूमि के धसाव में क्या कारण है। तो संसाधनों का खनन, उदाहरण के लिए भूजल, तेल और गैस, उससे भी भूमि नीचे बैठ जाती है। अब संरचनात्मक भार, इमारतों के वजन से मृदा की परतों में संपीड़न। फिर विवर्तनिकी गतिविधियाँ, उदाहरण के लिए भूकंप। फिर अगला है हिमावरणों का पिघलना, मतलब पिघले हिमावरण के आसपास की भूमि स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। अब अगला है जोशीमठ को भूधसाव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाने वाला कारक कौन कौन सा कारक है। तो यह पहाड़ों के मध्य भाग में ढलानों पर स्थित है। शहर के आसपास का क्षेत्र अत्यधिक भारी सामग्री की मोटी परत से ढका हुआ है। यह पश्चिम में कर्मनाशा और पूर्व में ढकनाला नदियों से घिरा हुआ है। जोशीमठ के दक्षिण में धौली गंगा और उत्तर में अलकनंदा नदी बहती है। इसके ऊपरी इलाकों में हिमपात और कम सहसंयोजक विशेषताओं के साथ अत्यधिक अपक्षतीय चट्टानें मतलब हाई वेदर्ड रॉक हैं। जोशीमठ लगभग वैकृता थ्रस्ट वीटी पर स्थित है। यह एक विवर्तनिक भ्रंश रेखा है। साथ ही यह स्थल मुख्य भूगार्विक भ्रंश रेखा मेन सेंट्रल थ्रस्ट MCT और पांडुकेश्वर थ्रस्ट PT के भी बहुत निकट है। यह प्राचीन भूस्खलन मलबे पर निर्मित शहर है, अर्थात यह चट्टान के बजाय रेत और पत्थर के जमाव पर टिका हुआ है, जिसमें भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं होती है। वहन क्षमता पर ध्यान दिए बिना अनियोजित निर्माण और अकुशल जल निकासी भी भूधसाव का कारण है। संबंधित तथ्य देखते हैं क्या है। तो महेश चंद्र मिश्रा समिति 1976, सरकार ने हिमालयी सीमा के निकट भूधसाव के सर्वेक्षण के लिए MC मिश्रा समिति गठित की थी। समिति की रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। जोशीमठ एक पुराने भूस्खलन क्षेत्र पर स्थित है और इस क्षेत्र से भार को वहन करने की क्षमता अधिक नहीं है। अगर विकासात्मक गतिविधियां निरंतर जारी रही तो जोशीमठ धंस सकता है। सिफारिशें क्या थी। तो भारी निर्माण कार्य, ढलानों पर कृषि व वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। धरातल के माध्यम से वर्षा जल के रिसाव को रोकने के लिए पक्की जल निकासी प्रणाली का निर्माण। कुशल सीवेज सिस्टम और कटाव को रोकने के लिए नदी के किनारों पर सीमेंट ब्लॉक का निर्माण करना। अगला है चक्रवाती आसानी, साइक्लोन आसानी। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार चक्रवात आसानी एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल गया था। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में विकसित हुआ था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी तूफान होते हैं। यह भूमध्य रेखा के निकट गर्म समुद्री जल से उत्पन्न होते हैं। इसके निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो कौन कौन सी अनुकूल परिस्थितियां देखते हैं। तो 27 डिग्री से अधिक तापमान वाली बड़ी समुद्री सतह, कोरियोलिस बल की उपस्थिति और ऊर्ध्वाधर पवन की गति में आंशिक बदलाव, पहले से मौजूद कमजोर निम्न दाब के क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवातीय परिसंचारण, समुद्री तल प्रणाली के ऊपरी अपसरण मतलब अपर डाइवर्जन। चक्रवात का नामकरण कैसे होता है यह देखते हैं।
तो 6 क्षेत्रीय विशेषीकृत मौसम विज्ञान केंद्रों RSMC को चक्रवाती तूफान पर सलाह जारी करने और इनका नामकरण करने की शक्ति दी गई है। इन केंद्रों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD और 5 क्षेत्रीय उष्णकटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र शामिल हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चक्रवातों का नामकरण सितंबर 2004 में शुरू हुआ था। यहाँ देख लेते हैं आसानी के बारे में कुछ दिया हुआ देख लेते हैं। तो आसानी 2022 में उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में पहली चक्रवाती तूफान है। इस चक्रवात को यह नाम श्रीलंका ने दिया है। सिंहाली भाषा में आसानी का अर्थ क्रोध होता है। आसानी के बाद बनने वाली चक्रवात को सितरंग कहा जाएगा। यह थाईलैंड द्वारा दिया गया नाम है। भारत द्वारा नामित आगामी चक्रवात है घूर्णी, प्रबोह, झार और मुसारू। चक्रवातों का वर्गीकरण देखते हैं। विक्षोभों के प्रकार और पवन की गति। निम्न दाब में 31 से कम, अवदाब में 31 से 49, गहन अवदाब में 59 से 61, चक्रवाती तूफान में 61 से 88, गंभीर चक्रवाती तूफान में 88 से 117 और बृहद चक्रवात या सुपर साइक्लोन में 221 से अधिक। संबंधित सुर्खियाँ देख लेते क्या है। तो फुजवारा इफेक्ट। हिनाम नोर और गार्डो नाम के 2 चक्रवातों ने फुजवारा इफेक्ट को प्रदर्शित करते हुए आपस में अंतःक्रिया की है। फुजवारा इफेक्ट निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बीच अंतःक्रिया है। इसके अंतर्गत एक ही महासागर क्षेत्र में लगभग एक ही समान के 2 या अधिक चक्रवातों का निर्माण होता है। दोनों चक्रवातों के केंद्र एक दूसरे से 1400 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर होते हैं। उनकी तीव्रता एक अवदाब, वायु की गति 63 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और एक सुपर टाइफून, वायु की गति 209 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक के बीच की हो सकती है। फुजवारा इफेक्ट के परिणाम। किसी एक या 2 चक्रवातों के मार्ग और तीव्रता में परिवर्तन हो सकता है। कुछ दुर्लभ मामलों में दोनों चक्रवातों के विलय होकर एक बड़े चक्रवात का निर्माण हो सकता है। डोरक तकनीक। डोरक तकनीक को विकसित करने वाले अमेरिकी मौसम विज्ञान बर्नार्ड डोरक का हाल ही में निधन हो गया। डोरक तकनीक एक सांख्यिकी पद्धति है। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता का आकलन किया जाता है। इसके लिए उपग्रह इमेजरी पर आधारित क्लाउड पैटर्न का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता का मात्रात्मक अनुमान लगाने के लिए उन्नत अवरक्त या दृश्य उपग्रह इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है। यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता को 1 से 8 स्केल पर 0.5 अंतराल पर जो कि बनाया हुआ है मापा जाता है। इन मापकों को टी नंबर्स कहा जाता है और अंतिम आउटपुट करंट इंटेंसिटी CI नंबर होता है। अगला है बम चक्रवात, बॉम्ब साइक्लोन। बम चक्रवात को विस्फोटक उत्पत्ति वाले चक्रवात साइक्लोजेनेसिस के रूप में जाना जाता है। यह एक मौसमी परिघटना है जो तब घटित होता है जब निम्न दाब वाली प्रणाली के तहत वायुमंडलीय दाब में तीव्र और अत्यधिक गिरावट होती है। इन दाब में इस तीव्रता गिरावट के दौरान तेज पवन प्रवाह होता है। इससे भारी हिमपात, तीव्र पवन प्रवाह और तूफान सहित विनाशकारी मौसम हो सकता है। बम चक्रवातों की उत्पत्ति आमतौर पर सर्दियों के महीनों में होती है, हालांकि इनकी उत्पत्ति अन्य मौसमों के दौरान भी हो सकती है। बम चक्रवात अत्यधिक मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होती है, जैसे पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और एशिया। चक्रवात मंडोस, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग। चक्रवात मंडोस UAE द्वारा निर्मित के कारण प्रभावित हुआ था, जिसे लैंडफॉल होने की आशंका थी। अगला न्यूज़ है आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI। तो सुर्खियों में क्या था, भारत ने CDRI के साथ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें CDRI को स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था का दर्जा मिल गया है। हेडक्वार्टर एग्रीमेंट HQA के बारे में देखते क्या है। तो हेडक्वार्टर एग्रीमेंट किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मेजबान
देश के बीच एक समझौता है। यह समझौता संगठन के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विशेषताओं, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। यह समझौता CDRI को संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्नति अधिनियम 1947 के तहत सभी अधिकारों, उन्मुक्तियों और विशेषाधिकारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने में सक्षम बनाएगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों पर अभिसमय को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषाधिकार और उन्मुक्ति अधिनियम 1947 को अधिनियमित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासागर ने इस अभिसमय को वर्ष 2046 में अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 104 और 105 संयुक्त राष्ट्र को उसके प्रत्येक सदस्य के राज क्षेत्र में ऐसी कानूनी क्षमता, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का लाभ उठाने की अनुमति देता है। यह इसके कार्यों के संचालन तथा इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संख्या के बारे में। यहाँ पे देख लेते हैं क्या है संस्था के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी संस्था के दर्जे का संबंध सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अधिकारों और दायित्वों से सृजित संस्थाओं से है। इनमें देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का दर्जा मिलने से CDRI को निम्नलिखित की अनुमति प्राप्त हो जाती है। विशेषज्ञों की भारत में नियुक्ति करने के लिए सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाने की अनुमति, विश्व स्तर पर फंड का इस्तेमाल और सदस्य देशों से अंशदान प्राप्त करने की अनुमति, आपदा रोधी अवसंरचना विकसित करने में राष्ट्रों की सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञों उपलब्ध कराने की अनुमति, देश में आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का लाभ उठाने की अनुमति। CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इनहेरिटेंस, आपदा रोधी गठबंधन के लिए गठबंधन, अवसंरचना के लिए गठबंधन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसके बारे में देख लेते हैं उत्पत्ति इसकी कैसे हुई। तो CDRI राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों व वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक तथा अन्य संस्थाओं की एक बहुहितधारक वैश्विक भागीदारी है। इसे 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारत के प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या होगा। तो इसे अवसंरचना प्रणाली को जलवायु और आपदा जोखिमों को सहने लायक बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। इसे सतत विकास सुनिश्चित हो सकेगा। सदस्य के आगे। तो इसकी शुरुआत के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हैं। भारत इसका सदस्य। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हो जाएगा यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संदेई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के साथ काम करेगा। संबंधित सुर्खियों में देख लेते क्या क्या है। तो प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आपदा अवरोधी अवसंरचना सम्मेलन ICDRI के चौथे संस्करण को संबोधित किया। CDRI ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID के साथ साझेदारी में ICDRI 2022 की शुरुआत की है। ICDRI सदस्य देश, संगठनों और संस्थाओं के साथ साझेदारी में CDRI का एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। इसका उद्देश्य मानव केंद्रित दृष्टिकोणों पर बल देने के साथ आपदा और ज्वालामुखी और जलवायु रोधी अवसंरचना पर वैश्विक संवाद को मजबूत करता है। अगला न्यूज़ है आपदा जोखिम न्यूनीकरण 2022 के लिए वैश्विक मंच, ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 GP 2022। सुर्खियों में एक और है। तो हाल ही में इंडोनेशिया के बाली में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम UNDRR ने GP 2022 के 7वें सत्र का आयोजन किया था। GP 2022 के बारे में। GP 2022 आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति का आकलन और चर्चा करने के लिए मुख्य वैश्विक मंच है। बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस में वर्णित GP 2022 के मुख्य निष्कर्ष। तो कौन कौन से मुख्य निष्कर्ष हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण CRR के पूरे समाज को शामिल करने का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई भी पीछे न छूटे के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विकास और वित्तीय नीतियों तथा कानून एवं योजनाओं के केंद्र में होना चाहिए। यह सतत विकास एजेंडा 2023 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
आपदा जोखिम न्यूनीकरण योजना निर्माण और कार्यान्वयन में एक सहभागिता तथा मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग आपदाओं से भिन्न भिन्न तरह से प्रभावित होते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल के साझा उद्देश्य सुभेद्यता को कम करना तथा क्षमता और लचीलापन रेजिलियंस बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम UNDRR के बारे में यहाँ पे देख लेते क्या दिया हुआ है। तो यह आपदा जोखिम में कमी के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की एक विशेष एजेंसी है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क का संरक्षक है। यह सेंडाई फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, निगरानी और प्रगति की समीक्षा में देशों एवं समाजों का समर्थन करता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क यह 2015 के विकास एजेंडे के बाद पहला बड़ा समझौता था। यह आपदा जोखिम के विकासात्मक लाभों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए सदस्य देशों को मौजूद कार्रवाई उपाय उपलब्ध कराता है। फिर आपदा से संबंधित अन्य सुर्खियाँ कौन कौन सी है देख लेते हैं। अंडर रियासा रिलेटेड न्यूज़। भूकंप वेधशाला। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर में एक भूकंपीय वेधशाला का उद्घाटन किया है। उधमपुर भारत का 153वां भूकंपीय स्टेशन है। उधमपुर जिला 2 प्रमुख भूकंपीय भ्रंशों अर्थात मेन फ्रंट थ्रस्ट MFT और मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT के बीच स्थित है। यह जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भूकंप उत्पन्न होने के संभावित कारकों में से एक है। उधमपुर पृथ्वी की भूप्रॉपर्टी की आंतरिक गतिविधियों से संबंधित डेटा रिकॉर्ड करेगा, साथ ही विश्व के विभिन्न भूकंपीय स्टेशनों को डेटा प्रदान करेगा। अगला है डेरेचो। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कई राज्य डेरेचो नामक एक तूफान से प्रभावित हो गए हैं। इस तूफान से आकाश का रंग हरा हो गया है। यह हरा रंग बड़ी मात्रा में जल धारण करने वाले इस प्रकार के तूफानों के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया के कारण होता है। एक डेरेचो एक व्यापक लंबे समय तक रहने वाला और सीधी रेखा में गति करने वाला तूफान है। इस दौरान तेज बौछारें पड़ती है या आंधी आती है। सीधी रेखा में गतिमान तूफान वे होते हैं जिसमें वायु का कोई घूर्णन नहीं होता, जबकि टोर्नेडो में वायु राशि का घूर्णन होता है। एक तूफान को डेरेचो के रूप में वर्गीकृत करने के लिए इनमें कम से कम 29 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वायु का प्रवाह होना चाहिए। यह गर्म मौसम में होने वाली परिघटना है, इसलिए एक डेरेचो को आमतौर पर गर्मियों के दौरान देखा जाता है। अगला है हिमस्खलन निगरानी रडार, एवलांच मॉनिटरिंग रडार AMR। हाल ही में उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार AMR स्थापित किया गया है। यह भारत में अपनी तरह का पहला रडार है। यह हिमस्खलन के सक्रिय होने के 3 सेकंड के भीतर उसका पता लगाने में सक्षम है। हिमस्खलन किसी पहाड़ में हिमखंड, चट्टान आदि के नीचे की ओर संचलन है। इसे सेना तथा रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE द्वारा संचालित किया जा रहा है। DGRE रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO के तहत एक प्रयोगशाला है। DGRE हिमालयी क्षेत्र में सेना द्वारा सामना किए जाने वाले हिमस्खलन के खतरे का पूर्वानुमान लगाने तथा उसका शमन करने का कार्य करता है। दक्षिणी एशिया सूखा निगरानी प्रणाली SADMS को अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान IWMI और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने विकसित किया है। इसका उद्देश्य सूखा प्रबंधन के समक्ष मौजूद और संभावित चुनौतियों का समाधान करना है, साथ ही दक्षिण एशिया के देशों में अग्र सक्रिय सूखा शमन उपायों के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करना है। यह सूखे की स्थिति की निगरानी करता है। यह कृषि और जल संसाधन प्राधिकरणों को सूखे की भविष्यवाणी करने, निगरानी करने तथा प्रबंधन के लिए आवश्यक सभी जानकारी साप्ताहिक आधार पर प्रदान करता है। अब तक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान में इसका परीक्षण किया जा चुका है। अगला है दामिनी ऐप। हाल ही में गृह मंत्री ने दामिनी ऐप को सभी स्थानों भाषाओं में उपलब्ध कराने पर बल दिया है। यह ऐप भारत में आकाशीय बिजली की सभी घटनाओं की निगरानी करता है। यह 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने पर GPS अधिसूचना के माध्यम से व्यक्ति को सचेत करता है। यह 3 घंटे पहले बिजली गिरने की चेतावनी देता है।
इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन ESSO ने विकसित किया है। फिर अगला रिपोर्ट और सूचकांक। तो कई सारी रिपोर्ट और सूचकांक है, आइए देखते हैं क्या करके। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर वैश्विक आकलन रिपोर्ट 2022, ग्लोबल असिस्टेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2022 जारी करता है UN ऑफिस ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR द्वारा द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। यह रिपोर्ट आपदाओं में लिंग आधारित हिंसा में वृद्धि पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिदेशित सतत विकास लक्ष्य SDG डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। अगला रिपोर्ट है ग्लोबल स्टेटस ऑफ मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम MHEWS टारगेट G। इसका जारी करता है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण और वैश्विक मौसम विज्ञान संगठन की एक संयुक्त रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट सेंडाई फ्रेमवर्क के टारगेट G के मामले में MHEWS की वर्तमान वैश्विक स्थिति का आकलन करता है। टारगेट G सेंडाई के 7 लक्ष्यों में से एक है। टारगेट G का उद्देश्य 2030 तक MHEWS की उपलब्धता और इस तक पहुंच सुनिश्चित करना, पूर्व चेतावनी प्रणाली EWS तूफान, सुनामी आदि सहित अन्य संभावित खतरों से पहले जन और धन की हानि को कम करती है। अगला है मावमुहु गुफा। तो यह सुर्खियों में क्यों ना, तो हाल ही में विश्व के प्रथम 100 IUGS भूवैज्ञानिक विस्तार स्थलों की सूची जारी की गई है। इस भूवैज्ञानिक विस्तार स्थल सूची में मेघालय स्थित मावमुलुह गुफा को शामिल किया गया है। IUGS भूवैज्ञानिक विस्तार स्थल के बारे में। IUGS के अनुसार एक भूवैज्ञानिक विस्तार स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक महत्व के प्रक्रियाओं और या भौगोलिक तत्वों से युक्त एक महत्वपूर्ण स्थल होता है। भूगर्भ विज्ञान के विकास में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान के चलते इस स्थलों को संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रथम 100 भूवैज्ञानिक स्थलों का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय भूविज्ञान कार्यक्रम IGCP परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना को IGCP 731 नाम दिया गया है। IGCP यूनेस्को के एक ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह भूविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देता है। प्रथम 100 साइटों की सूची के तहत सभी प्रकार के भूवैज्ञानिक स्थलों और भूवैज्ञानिक विज्ञान के इतिहास से संबंधित स्थलों को शामिल किया गया है। उदाहरण के लिए टेक्टोनिक, स्ट्रैटिग्राफिक, सेडिमेंटोलॉजिकल, पेट्रोलॉजिकल, मिनरलोलॉजिकल, हाइड्रोजियोलॉजिकल, पोलिएंटोलॉजिकल, जियोमॉर्फोलॉजिकल आदि। मावलुह गुफा के बारे में। मावलुह गुफा को क्रोम मावलुह के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है। इसकी लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है। मावलुह गुफा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिला में सोहरा में स्थित है। इसे चेरापूंजी के रूप से भी जाना जाता है। वर्ष 1844 में पहली बार लेफ्टिनेंट यूल नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने इसकी खोज की थी। लगभग 4503 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा मेघालयन युग से संबंधित है। यह अपनी स्टैलेग्माइट और अन्य शैल संरचनाओं के कारण जानी जाती है। स्टैलेग्माइट गुफाओं में खनिज निक्षेप मिनरल डिपॉजिट से निर्मित होने वाली संरचनाएं होती है। यह सामान्यतः गुफा की सतह से ऊपर की ओर निर्मित होती है। यह वैश्विक जलवायु प्रणाली के बारे में समझ बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण है। इन गुफा के अंदर एक गहरा कुंड स्थित है, जिसका निर्माण गुफा से गुजरने वाली 5 अलग अलग नदियों द्वारा हुआ है। यहाँ पे देख लेते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंस। इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। उत्पत्ति यह दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संगठनों में से एक है। इसे 10 लाख से अधिक भूवैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। इसका गठन 1961 में हुआ था। उद्देश्य क्या हो जाएगा, तो विश्वव्यापी महत्व वाली भूवैज्ञानिक
संस्थानों के अध्ययन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना, भूवैज्ञानिक में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्विषयक सहयोग को सहायता तथा सुविधा प्रदान करना। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हो जाएगा, यह इंटरनेशनल साइंस काउंसिल ICS का एक सदस्य है। मेघालयन युग देखते क्या है, तो यह होलोसीन युग का एक सबसे नवीनतम कालखंड है। इसका निर्माण लगभग 4200 साल पहले शुरू हुआ था। इस दौरान दुनिया भर में कृषक समाजों को आकस्मिक गंभीर सूखे और शीतलन का सामना करना पड़ा था। भूगर्भिक कालक्रम में विभिन्न अंतरालों के मध्य मेघालय युग को अद्वितीय माना जाता है। यह अपने शुरुआत से ही वैश्विक जलवायु परिघटनाओं द्वारा जनित सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ काफ़ी मेल रखता है। इसके परिणामस्वरूप मिस्र, ग्रीस, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और यांगजी नदी घाटी में कई सभ्यताओं का पतन हो गया था। होलोसीन युग सेनोजोइक महाकल्प के अंतर्गत आता है और इसे हिमयुग के बाद का काल माना जाता है। होलोसीन युग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था। स्ट्रैटिग्राफी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ICS के अनुसार होलोसीन को ऊपरी, मध्य और निचले खंडों में उपविभाजित किया जा सकता है। होलोसीन युग के प्रत्येक उपखंड को दुनिया भर में समुद्र तल, झील की तलहटी, हिमनाद, बर्फ और स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स पर जमे तलछट द्वारा पहचाना गया है। यहाँ पे नव भूवैज्ञानिक युग न्यूजोलॉजिकल एज देखना क्या कौन कौन सा है, तो अंतर्राष्ट्रीय तर्कक्रम विज्ञान आयोग इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी द्वारा घोषित काल, युग और इपोक दिया हुआ है। तो पहला काल है, तो काल में देख लेते हैं, चतुर्थ काल हो जाएगा। फिर इपोक में प्लेस्टीन और होलोसीन। फिर महाकल्प में हो जाएगा ग्रीनलैंडियन, नॉर्थ ग्रीपियन और मेघालयन। 11.70 नॉर्थ ग्रिप 2 आइस कोर ग्रीनलैंड। फिर 8.326 नॉर्थ ग्रिप 1 आइस कोर ग्रीनलैंड। और फिर 4.250 यह हो जाएगा मावू गुफा स्पेलोथन, मेघालय, भारत। तो यहाँ पे युग दिया हुआ है, आप लोग इसे देख सकते हैं। अगला है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो इसमें देख लेते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में क्या क्या है। मायू फ्रंट, इस वर्ष संपूर्ण भारत में जून माह में होने वाली वर्षा का औसत 152.3 मिलीमीटर रहा। यह पिछले वर्ष 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर की औसत वर्षा 165.3 मिलीमीटर की तुलना में कम है। कम वर्षा के कारण मायू फ्रंट यह पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र पूर्वी चीन पर एक सक्रिय वर्षा का दौर है। यह भारतीय क्षेत्र से आर्द्रता में व्यापक कमी करती है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन MJU सक्रिय चरण से बाहर रहा। इस कारण भी भारत में जून माह में अधिक वर्षा नहीं हुई। MJO उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वायुमंडलीय घटना है। यह वर्षा वाहन तथा पूर्वाभिमुख अंतर मौसमी परिसंरचना है। अगला है एजोर्स हाई, या एक अध्ययन के अनुसार व्यापक एजोर्स हाई प्रणाली के कारण पश्चिमी भूमध्य सागर में असामान्य रूप से शुष्क स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसमें आइबेरियन प्रायद्वीप भी शामिल है। इस प्रायद्वीप पर मुख्य रूप से स्पेन और पुर्तगाल का अधिकार है। एजोर्स हाई एक उष्णकटिबंधीय उच्च दाब प्रणाली है। इसका विस्तार सर्दियों के दौरान पूर्वी उपोष्णकटिबंधीय, उत्तरी अटलांटिक और पश्चिमी यूरोप तक होता है। इसकी उत्पत्ति उस उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में शुष्क वायु के नीचे की ओर आने से होती है। यह हैडली परिसंरचना की निचली शाखा में स्थित साथ मिलती है। यह उपोष्णकटिबंधीय उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में प्रतिचक्रवातीय पवनों से संबंधित है। अगला है हाइड्रोलिंक फ्रैंकिंग। इंग्लैंड ने हाइड्रोलिक फ्रैंकिंग या फ्रैंकिंग से प्रतिबंध हटाया। फ्रैंकिंग सेल चट्टान से गैस और तेल निकालने की एक तकनीक है। इस तकनीक का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि चट्टान के उच्च दबाव पर तरल पदार्थ को
इजेक्ट करने से पृथ्वी की सतह पर कंपन उत्पन्न होने का खतरा रहता है। चट्टान की परत में फंसे तेल और गैस को बाहर निकालने के लिए ग्वार गाम या क्लस्टर बीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। सेल फ्रैंकिंग द्वारा गैस कैसे निकाली जाती है, तो इसका देखिए चरण दिया हुआ है। सेल चट्टान में ड्रिल करके छेद किया जाता है, फिर बोरहोल से पानी, रेत और रसायनों का पंप किया जाता है। बोर में दबाव से सेल में फ्रैक्चर होता है। सेल से गैस पाइप के माध्यम से सतह पर प्रवाही होता है। तो यहाँ पे देखिए पूरा मैप में दिया हुआ है कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है। यहाँ पे देखिए पहले पाइप सेट किया जाता है, फिर उसमें कुआं में जल स्तर 250 मीटर है। कुआं से गैस ऊपर लिया जाता है और जल को नीचे धकेला जाता है। फिर देखिए जहाँ पे फ्रैक्चर, वहाँ पे रेत फ्रैक्चर को खुला रखती है, जिससे गैस अंदर जाता है और जल और रेत बाहर निकलते जाता है, तो फ्रैक्चर में जाता है। अगला टॉपिक है सुर्खियों में रहे स्थल, प्लेसेस इन न्यूज़, जिसमें पहला है सुर्खियों में रहे स्थल भारत। तो भारत में कौन कौन सा न्यूज़ में रहा, सुर्खियों में रहा, यहाँ पे पहला टॉपिक है। इसे हम लोग कल देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आज का वीडियो लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं हमें कि यह वीडियो लेक्चर कैसा लगा। आप लोग अगर अभी तक बने हुए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर आपके लिए बना सकें और हमें और प्रोत्साहन मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में बने रहें, देखते रहें और रिवीजन करते रहें और अगले वीडियो लेक्चर का इंतजार करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।